तो देखो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था अपना। लास्ट ट्रांजैक्शन अपना हुआ था किरण परचेज गुड्स फ्रॉम अस, है ना। और आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या है, 26 नंबर का ट्रांजैक्शन है। लिखें पेड, लिखें इसके अंदर पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लिखो बच्चों, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2600। अब इसको समझने के लिए देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप उस डायग्राम से बात को समझना। मैंने बोला देखो बच्चों, ये है हमारा बिजनेस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अपन को क्या काम करना है। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई, ये है आपका बिजनेस, ठीक है। ये आपका बिजनेस है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इस बिजनेस में आप बैठे हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, हम बिजनेस के अंदर, ये देखिए बिजनेस के अंदर हम रहते हैं। अब मैंने क्या काम किया कि आपको मैंने बात बताया था कि बिजनेस हमेशा अलग होता है, हम हमेशा अलग होते हैं, है ना। बिजनेस का मालिक जो होता है वो प्रोपराइटर होता है। बिजनेस के मालिक को हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो इसका नाम कैपिटल हो जाता है, निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स हो जाता है, बताया था ना। लेकिन हम हमेशा अकाउंट्स किसके बनाते हैं, बिजनेस के बनाते हैं, है ना। अब बिजनेस के मालिक ने पैसा बिजनेस में से निकाला अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराने के लिए, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। अब बताऊं, बिजनेस बोलता है कि देखो मैं अलग हूं और मेरे को चलाने वाला अलग है। तो अगर प्रोपराइटर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है, समझ रहे हो मेरी बात, अगर प्रोपराइटर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है और उसके ऊपर कोई खर्चा करता है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता। समझ गए मेरी बात, है ना। तो लिखो इस बात को नोट के रूप में, इस बात को नोट के रूप में लिखो, हाथ का निशान डालो और नोट के रूप में लिखो। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रोपराइटर is not business expense, is not business expense, it is personal expense of proprietor। ठीक है। therefore treated it as drawings, इसलिए इसको कैसा ट्रीट करना चाहिए, हमें ड्राइंग्स के जैसा ट्रीट करना चाहिए। मैं तुम्हें बताया था ना कि बिजनेस का मालिक जब भी बिजनेस में से पैसा निकालेगा खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हमेशा ड्राइंग्स मानते हैं, बताया था ना मैंने आपको। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का किया गया खर्चा क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे। भाई देखो, ये पैसा निकाल रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, ड्राइंग्स, है ना। और कैश बिजनेस में से जा रहा है, निकल रहा है। तो अगर मैं बिजनेस के अकाउंट बनाऊं तो दो तरीके के अकाउंट बन जाएंगे, एक कैश और एक ड्राइंग्स, ठीक है। तो कैश है मेरा रियल अकाउंट, वही बात आ जाएगी, ड्राइंग्स है मेरा पर्सनल अकाउंट, है ना। तो कैश बिजनेस में से जा रहा है तो रियल अकाउंट ये कहता है जो चीज जाती है वो क्रेडिट, और ड्राइंग्स पाने वाला हो गया
तो जो चीज आती है रिसीवर डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए से हो जाएगी ये हो जाएगी 2600 से। और आप क्या लिखोगे, बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब एक और ट्रांजैक्शन है, थोड़ा टिपिकल ट्रांजैक्शन। जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाली बात थी, आपको ये याद रखनी है कि लाइफ इंश्योरेंस को हमेशा ड्राइंग्स मानते हैं। ऐसे ही ड्राइंग्स और किसको मानते हैं, 27 नंबर का ट्रांजैक्शन लिखो, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि इनकम टैक्स का जो खर्चा होता है ना, वो हमेशा पर्सनल खर्चा माना जाता है। तो लिख लो इस बात को, इनकम टैक्स पेड इन द बिजनेस, इनकम टैक्स पेड इन द बिजनेस, business is treated as personal expenses, therefore treated it as drawing, treated it as drawings। तो इसमें भी आप वही एंट्री करोगे जैसे ड्राइंग्स करने पर अपन एंट्री करते हैं, पर्सनल खर्चे करने पर एंट्री करते हैं। तो वही पेड आ रहा है तो मतलब कैश तो है ही, तो दो काउंटर इफेक्ट हो जाएंगे, एक तो ड्राइंग्स, है ना, और दूसरा कैश। तो ड्राइंग्स है आपका पर्सनल अकाउंट, बिजनेस में से हम पैसा निकाल रहे हैं इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। और कैश रियल अकाउंट है, आपके बिजनेस में से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनलाइज एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू सेवन डबल ज़ीरो। तो देखते हैं कि आगे कौन सा ट्रांजैक्शन है। अब देखो एक और ट्रांजैक्शन हमारे पास है, ट्रांजैक्शन नंबर 28, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, गुड्स ₹20,000, and furniture ₹10,000, फर्नीचर ₹10,000। अब आपको याद दिलाता हूं, जब आपका देखो बिजनेस था, तो मैंने आपको बताया था ना, जब आप बिजनेस में फर्स्ट टाइम पैसा लगाओगे तो बिजनेस का जो मालिक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, जैसे बिजनेस का मालिक ये है, तो जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस इसका नाम क्या रख देता है, कैपिटल, याद होगा आपको। तो अब की बार बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में क्या चीज लगाया, कैश तो लगाया 60,000 का, गुड्स भी लगाया और फर्नीचर भी लगाया, है ना। तो अब आप क्या चीज देख पा रहे हो, यहां पर देखो तीन तरीके की चीजें अफेक्ट हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो कैश, दूसरा गुड्स। अब गुड्स की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे स्टॉक लिख सकते हो या परचेज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, दोनों ही वर्ड लिख सकते हैं अपन। और सी फर्नीचर, और चौथा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है। तो देखो कैश आपका रियल अकाउंट है, आप चाहो तो अपनी लिस्ट में जाके देख लेना। परचेज और स्टॉक भी आपका रियल अकाउंट है,
फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है ना। प्रोप्राइटर को बोलते हैं ना कैपिटल। तो हम अकाउंट्स देखो बिजनेस के बना रहे हैं, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। गुड्स भी आ रहा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर भी आ रहा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। और ये जो प्रोप्राइटर है ना, ये गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में अपन क्या देखते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर तो देने वाला हो गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये दे रहा है। तो इस हिसाब से देखें बच्चों, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 60,000 से। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। ठीक है। और फिर उसके बाद फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 90,000 से। ठीक है। तो आप नीचे नरेशन लिखोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश गुड्स एंड कैपिटल, कैश गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है। ऐसे एंट्री हो जाएगी। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, मैं ये तो थे आपके बेसिक ट्रांजैक्शंस, अब मैं आपको कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डालो, सम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है। ये हेडिंग डाल दो, सम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब देखो इसमें जो ट्रांजैक्शन नंबर 29 है, उसमें लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹2,900। अब आप जरा देखो इसको, आप समझने की कोशिश करो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की क्या एंट्री होगी। अब देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री देखो कैसे होगी। ये है आपका बिजनेस। ठीक है। अब इस बिजनेस में आप बैठे हैं। अब आपने क्या किया, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कराने जा रहे हो आप। ये है बैंक। ठीक है। ये है बैंक। अब आप बिजनेस में से आपने पैसा उठाया और बैंक में जाके जमा करा दिया, कैश डिपॉजिटेड। अब देखा जाए तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर, दो तरीके के ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। पहला कैश, है ना, और किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। तो कैश है आपका रियल अकाउंट और बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको बैंक को ये बताया था, बैंक पर्सनल होता है। तो देखो बच्चों, हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं, बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। और पर्सनल अकाउंट ये बात बोलता है, पाने वाला डेबिट है, देने वाला क्रेडिट है। तो अगर आप बैंक में जाके पैसा जमा करा रहे हो तो बैंक इज द रिसीवर, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,900, 2,900 being cash deposited into बैंक। ठीक है। ये एंट्रीज की हो जाएगी।
तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसके बाद का ट्रांजैक्शन क्या है, इसके अंदर देखो 29 के बाद अब हमारे पास आएगा 30 नंबर का ट्रांजैक्शन। तो 30 नंबर का ट्रांजैक्शन देखो क्या बात बोलता है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। पहले तो कैश बैंक में जमा किया था, अब हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹3000। अब समझने के लिए देखो आप इसमें भी क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं डायग्राम हमें क्या बात बताता है। ये है आपका बिजनेस और ये हो आप खुद, ठीक है, और ये क्या है, ये है बैंक, है ना। अब आपने क्या काम किया, बैंक में से पैसा निकलवा लिया, यानी कैश विड्रॉन हुआ है, बैंक में से हमारे पास आया है, कैश विड्रॉ, है ना। तो जब कैश विड्रॉ हुआ है तो अब आपके देखो दो तरीके के अकाउंट इफेक्ट होंगे इसके अंदर। अकाउंट नंबर पहला बैंक, अकाउंट नंबर दूसरा कैश। वही बात, ये तो पर्सनल है और ये रियल है। तो देखो अब ये अकाउंट क्या बात बोलता है, बैंक से आप पैसा निकलवा रहे हो तो बैंक कौन हो गया, बैंक तो गिवर हो गया क्योंकि वो पैसा आपको दे रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और कैश जो है वो हमारे पास आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, है ना। तो दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, पता लग गया डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 3000 से। और आप एंट्री क्या कर दोगे इसके अंदर, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो चलिए बच्चों अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ। दो तरीके के ट्रांजैक्शन है, इन दोनों ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करना। देखो पहला ट्रांजैक्शन तो है 31 नंबर का, ठीक है, लिखना चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर and deposited into bank same day, ठीक है, ₹3100, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, इसको डायग्राम से समझते हैं। मैंने कहा ये आपका बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस में बैठे हैं आप खुद, और ये है आपका एक कस्टमर। आपने कस्टमर को किसी टाइम पे कोई माल बेचा होगा, अब उसको आपको उससे चेक रिसीव हो रहा है, चेक आपको उससे क्या रिसीव हो रहा है, चेक, है ना। और इस चेक को जैसे रिसीव हुआ, आपने इस चेक को ले जाके बैंक में जाके जमा कर दिया। ये बैंक है, सेम डे पर, ठीक है, डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक सेम डे, बैंक सेम डे, ठीक है। तो सिनेरियो समझ में आ गया कि क्या है, कि आपको आपके किसी कस्टमर ने चेक दिया, चेक तो सब बच्चे समझते हैं, और उस चेक को ले जाके अपन ने बैंक में जाके जमा कर दिया। अब आप इसमें देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कस्टमर ने चेक दिया, एक तो कस्टमर अकाउंट आएगा, है ना। और उस चेक को ले जाकर अब आप बैंक में जमा कर रहे हो तो दूसरा अकाउंट बैंक आएगा,
है ना। तो कस्टमर भी पर्सनल अकाउंट और बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है ना। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जो पाने वाला व्यक्ति है वो डेबिट, जो देने वाला व्यक्ति है वो क्रेडिट। अब आप देख सकते हो कि जो बैंक है, ये वाला बैंक, बैंक इज द रिसीवर ऑफ चेक। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ चेक, ये रिसीवर है, इसलिए बैंक को क्या कर देना चाहिए, डेबिट। और कस्टमर कौन हो गया, कस्टमर तो दे रहा है ना चेक को, तो ये हो गया गिवर। तो गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 3100 being check received from customer, being check received from customer deposited into bank same day। सेम डे, ठीक है जी। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बच्चों, इसी ट्रांजैक्शन से मिलता जुलता एक ट्रांजैक्शन और लिखवाता हूं आपको, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको एक ट्रांजैक्शन ये लिखवा रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन नंबर 31 के बाद 32। अब इसमें देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है 32 नंबर के ट्रांजैक्शन के अंदर, लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और आगे नहीं लिखा कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा लिखा ही नहीं है। तो अब अगर बच्चों देखो आगे नहीं लिखा हुआ होता कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, है ना, तो हम उस चेक को क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, ऐसा नियम है। ये देखो, ये है आपका बिजनेस, ठीक है ना, और इसमें आपको कहीं से चेक मिल गया कस्टमर से, और आपने उसको बैंक में जमा नहीं किया चेक को। इसमें दो अलग अलग एंट्रीज होती हैं। कहीं बुक्स तो बोलती हैं इसके अंदर कि आप कैश मान लो उसको, और दूसरा कस्टमर मान लो, दो अकाउंट अफेक्ट हो गए, कैश रियल है और कस्टमर पर्सनल है ना। और आप एंट्री कर दो, चेक को कैश मान रहे हो क्योंकि वो बैंक में जमा हुआ नहीं है सेम डे, तो इसको डेबिट कर दो। और देने वाला कौन है, कस्टमर, तो कस्टमर देने वाला है तो उसको गिवर लिखो, तो ये हो गया गिवर, इसको क्रेडिट कर दो और अपनी एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 3300 being cash received from cash नहीं, being check received from customer, being check received from customer, बस, क्योंकि वो बैंक में जमा हुआ नहीं है इसलिए इसको क्या मान रहे हैं, इसलिए हम उसको कैश मान रहे हैं। इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री और भी है, कहीं लोग इस एंट्री की जगह कैश ना लिख के उसको क्या लिख देते हैं, चेक इन हैंड। दोनों ही सही हैं, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आप कैश नहीं लिखना चाहते हो तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर भी लिख सकते हो, ठीक है जी। 3300 एंड 3300, तो इस तरीके से इसकी पूरी एंट्री हो जाएगी। उम्मीद है बात क्लियर
हुई होगी। अब देखो बच्चों, अब मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि जो चेक आपको मिला था, आपने उस वक्त उसको बैंक में जमा किया नहीं था, अब अगर आप उस चेक को बैंक में जमा करते हो तो क्या एंट्री हो जाएगी? ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर मैं लिखूं ट्रांजैक्शन नंबर लिखूं 32 के बाद ट्रांजैक्शन हो गया 33, द above check above check received from customer above check received from customer deposited into bank। भाई उस वक्त तो आपको चेक मिला, आपने बैंक सेम डे पे तो डिपॉजिट किया नहीं बैंक में, बाद में अब आप वही चेक को बैंक में जमा करते हो तो क्या एंट्री करेंगे? देखो जब आपको चेक मिला था तब आपने उसको क्या ट्रीट कर लिया था? कैश, है ना? तो अब आप क्या मानोगे कि हमारा जो बिजनेस है ना, हमारे बिजनेस को जब कस्टमर से, ये कस्टमर था, हमारे बिजनेस को कस्टमर से क्या मिला था? चेक मिला था, तो हमने उसको क्या ट्रीट कर लिया था? कैश ट्रीट कर लिया था। हमने ये माना था कि हमारे पास क्या आया है? कैश आया है ना? अब हम क्या काम कर रहे हैं? उसी कैश को जाकर बैंक में जमा कर रहे हैं, चेक को नहीं। हमने तो उसको कैश मान लिया था, तो हम उसी कैश को जाकर बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दो तरीके के अकाउंट इफेक्ट हो जाएंगे। अब देखो यहां पर हमारे दो तरीके के अकाउंट इफेक्ट हुए, एक बैंक और दूसरा कैश, है ना? तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट और कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट। अब हम अकाउंट किसके बनाते हैं? बिजनेस के। अब आप खुद सोचें, बैंक तो रिसीवर हो गया क्योंकि बैंक के पास जा रहा है, रिसीवर हो गया, डेबिट हो जाएगा। और कैश आपके हाथ से जा रहा है, बिजनेस के पास से तो जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे अपन? अगर आप चेक जो आपको मिला था, अब आप उसको अगर बैंक में जमा कराते हो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट था 3300 एंड यहां पर भी क्या आ जाएगा? 3300, 3300। अब मान के चलो अगर आप इसकी एंट्री करते हो, ठीक है, मैंने बताया था ना कैश की जगह चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाली एंट्री चेक इन हैंड से की है तो आप एंट्री क्या कर दोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 3300, 3300। ठीक है, यहां तक सही है? तो कॉपी कर लो और उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहां तक। देखो अब इसके अंदर क्या चीज है, अब अगला ट्रांजैक्शन है हमारा 34 नंबर का। इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं सैलरी, मैं अगर आपको बोलता हूं सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक, ठीक है, ₹3400। तो अब डायग्राम से पहले बात को समझो, ये था देखो आपका बिजनेस, ठीक है, ये था आपका बिजनेस और ये था आपका बिजनेस के अंदर आपका एम्प्लॉय। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट किया और वो भी चेक से, है ना? तो इसमें देखो दो तरीके के अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला सैलरी और दूसरा बैंक। अब आप बोलोगे सर हमारे एम्प्लॉय ने चेक को ले जाके बैंक में सेम डे डिपॉजिट किया है या नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है, आपने तो लिखा ही नहीं, आप इसमें फिर बैंक क्यों लिख रहे हो, है ना? देखो क्या होता है, एक नियम ये है कि जब हमको चेक मिलता है ना, तब तो हम इस चीज के ऊपर पूरी चिंता करते हैं
कि हमने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया है कि नहीं किया। कौन से केस के अंदर? जब चेक रिसीव्ड होता है। लेकिन अगर आप किसी को चेक पे करते हो ना, वहां पर ये नियम लागू होता ही नहीं है कि चेक बैंक में जमा हुआ है कि नहीं हुआ। हम क्या मानते हैं? चेक बैंक में जमा हो गया होगा। हमने अपने एम्प्लॉय को चेक दिया, आप मानोगे कि चेक बैंक में जमा हो गया। ठीक है ना? तो सर आप बोलोगे सर इस बात को नोट में लिखवा दो, तो लिखो लिखो इफ वी पेड एनी एक्सपेंस बाय चेक, we will not consider either it is paid into bank, either it is paid into bank same day or not. We always consider that it is paid into bank. We always consider that it is paid into bank. तो जब भी चेक पेमेंट करने की बारी आए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ सैलरी अपन ने पेड तो किया है चेक से, तो जब पे करने की बारी आती है तो पेमेंट के वक्त हमेशा हम बैंक को ही यूज करते हैं। तो सैलरी हो गया आपका नॉमिनल और बैंक हो गया आपका पर्सनल, है ना? तो ये तो आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और ये मानोगे कि आपके बैंक में से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, गिवर है, क्योंकि मैंने किसी को सैलरी पेमेंट करूंगा चेक से, तो वो ले जाके चेक को बैंक में जमा करेगा और मेरे खाते में से पैसा निकलवा लेगा, है ना? तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मेरा बैंक पैसा दे देगा उस एम्प्लॉय को। तो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी और एक बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3400 being सैलरी पेड बाय चेक। तो ये था इसका पूरा कंसेप्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।